अस्सलाम बच्चों बच्चों अभी हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो बेसिकली चैप्टर नंबर 9 के कुछ टॉपिक्स थे जिसमें हमारे पास फैमिलीज़ आ जाती थी। मैंने आप लोगों को 3 फैमिलीज़ पढ़ा दी हैं, बाकी 3 फैमिलीज़ आप लोग घर में बैठ के पढ़िएगा। कुछ मसला हो, कोई मसाइल हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। फैमिलीज़ में सिर्फ रट्टे वाली चीज़ें हैं, आपने ज़्यादा डिस्कशन आपको मैंने बता दिया किस तरीके से क्या चीज़ें आपने डिस्कस करनी होती हैं। याद रहे एक बात मैं आप सबको और बताता चलूँ बच्चों के जो बातें आपके सामने हैं वो दरअसल ये हैं कि फैमिलीज़ के अंदर जो है वो इनके फ्लोरल फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने इनकी जो है वो फ्लोरल डायग्राम को एक दफ़ा देख लेना है। आपको पता है होनी चाहिए कि फ्लोरल डायग्राम वो किस फैमिली की कौन सी है, आपके नज़र से गुजरी हुई होनी चाहिए। कुछ फ्लोरल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए। मैं बुक नहीं लाया वरना मैं आपको मार्क करवा देता बुक्स, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर जब मैं पढ़ाना शुरू करूँ आप लोगों को तो मैं आपको बॉटनिकल नेम्स के बारे में बता दूँ कि व्हाट अबाउट द बॉटनिकल नेम्स, और उन बॉटनिकल नेम्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनको आपने याद करना है। एनटीएस के पास पेपर्स के अंदर इमली का नाम पूछा गया है कि व्हाट आर द बॉटनिकल नेम ऑफ इमली। ट्रेमेंडस इंडिका का नाम बहुत पूछा जाता है। यही सारी चीज़ें कि बेसिकली इस तरह के नेम्स जो होते हैं आपके पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पता होना चाहिए कि व्हाट आर द बॉटनिकल नेम्स ऑफ प्लांट्स। तो ये चक्कर है। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और समझाता चलूँ बच्चों, वो क्या है? वो दरअसल है ये कि हम अपने आखिरी चैप्टर की तरफ मूव कर रहे हैं और उस चैप्टर की तरफ मूव करने के बाद हम जो है हमारा कोर्स ऑलमोस्ट वाइंड अप हो जाएगा। और जो टॉपिक्स आपने रिवाइज़ करने होंगे आप मुझे बता दिएगा। जिसमें कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि चैप्टर नंबर 10 वो रिवाइज़ करा दें और चैप्टर नंबर 13। अभी तक जो मुझ तक अपडेट आई है वो यही 2 चैप्टर्स की आई है कि आपने ये 2 चैप्टर्स रिवाइज़ कराने। तो मैं किसी क्लास के अंदर आपको ये 2 चैप्टर्स को रिव्यू करवा दूंगा, कोई ऐसे परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर जो बात समझाने वाली है बच्चों वो क्या, उसको ज़रा समझिएगा। वो ये है कि जबकि कभी हम बात कर रहे हैं बायोएनर्जेटिक्स की, तो बायोएनर्जेटिक्स को बात करते वक्त कुछ बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बायोएनर्जेटिक्स में पहली बात तो ये कि ए लेवल्स वाले पढ़ते हैं बच्चे और कुछ बच्चे जो है वो इंटर वाले पढ़ रहे होते हैं। तो जो ए लेवल्स वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट बायोएनर्जेटिक्स पढ़ते हैं, उनका थोड़ा सा मुश्किल बायोएनर्जेटिक्स होता है। लेकिन इंटर वालों के लिए जो बायोएनर्जेटिक्स होता है वो इतना मुश्किल नहीं होता। उन बच्चों के लिए भले होता होगा, लेकिन जो है वो ओवरऑल कंपैरेटिव टू ए लेवल्स या कंपैरिजन विद ए लेवल्स ज़रा आसान होता ही है। इनमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि ए लेवल्स वालों ने सुनी होंगी कि यार हमने तो ऐसे पढ़ी है, इसमें इस तरह से। तो ये बच्चों थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्शंस आती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें उसी तरीके से पढ़ाना पड़ता है जिस तरह से इंटर की बुक के अंदर दिया हुआ है। तो हम उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी चीज़ को बताते हैं। इनमें से 1 से 2 MCQs आपके एनटीएस के एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, तो इसीलिए आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया गया। ये चैप्टर इस तरह का है क्योंकि इसके अंदर याद करने वाले प्रोसेस हैं, याद करने वाली चीज़ें होती हैं। आपको थोड़ा सा इंटर वालों के हिसाब से आपको थोड़ा सा याद करना होता है इसमें, और मेमोराइज़ करने वाली बातें। तो इसीलिए मैं आपको सबसे एंड के अंदर ये टॉपिक मैंने पढ़ाया। देखिए बच्चों, यहाँ पर बायोएनर्जेटिक्स को स्टार्ट करते हैं कि व्हाट अबाउट बायोएनर्जेटिक्स। देखें बच्चों, बायोएनर्जेटिक्स की जब भी कभी बात आती है तो बायोएनर्जेटिक्स की बात करते हुए बताया जाता है कि बायो का मतलब होता था लाइफ, ऐसा ही है ना, और एनर्जेटिक्स का मतलब होता था एनर्जीज़। तो हमने ये बात की कि एनर्जीज़ इन्वॉल्विंग इन लाइफ, यहाँ पे बात आ गई ना, एनर्जीज़ इन्वॉल्विंग इन लाइफ, ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ द बायोएनर्जेटिक्स। तो हमने बायोएनर्जेटिक्स की बात कर दी। ये हमारे पास ओवरऑल बायोएनर्जेटिक्स के बारे में बताया जाता है कि द एनर्जीज दैट आर इन्वॉल्विंग इन लाइफ इज़ कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। इसकी फिर हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ बायोएनर्जेटिक्स। बच्चों, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते वक्त ये बताया जाता है कि यहाँ कहा जाता है कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म, यानी वन फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है बायोएनर्जेटिक्स का। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है और कन्वर्ट करने के नतीजे में हम ये कहते हैं बायोएनर्जेटिक्स। ये पूरा प्रोसेस होता है। आपको मैं एक बात बता चलूँ, ये हमारे पास ह्यूमन के अंदर भी हो रहा होता है, प्लांट्स के अंदर भी हो रहा सकता है, या एनिमल्स के अंदर भी होता है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ पहले ह्यूमन की, तो ह्यूमन के अंदर आप सब ये बात जानते हैं कि बायोएनर्जेटिक्स का प्रोसेस क्या है। वो प्रोसेस है ये कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है सिंपल किसी भी लिविंग फॉर्म के अंदर। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आप लोग पढ़ते आते थे रिसेप्टर्स के बारे में। रिसेप्टर्स के बारे में मैं एक वर्ड इस्तेमाल करता था कि रिसेप्टर आर ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है ना, यहाँ बच्चों में लिख रहा हूँ कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं, तो जवाब में ये आता है कि रिसेप्टर आर ट्रांसड्यूसर। तो व्हाट आर ट्रांसड्यूसर?
बच्चों ट्रांसड्यूसर के बारे में कहा जाता है कि जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी भी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कराए, ये तो ट्रांसड्यूसर है, बट जो अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जब भी कभी कोई चीज़ टच होती है तो इसके टच होने की वजह से, ये जो चीज़ आप टच कर रहे हो इधर बच्चों, इसके टच होने की वजह से क्या होता है कि ये आप मैकेनिकल टच कर रहे हो, लेकिन जो स्ट्रक्चर आपकी बॉडी के अंदर जो चीज़ रन कर रही है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रन कर रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली रिसेप्टर्स की डेफिनेशन में कहा जाता है कि रिसेप्टर्स आर ट्रांसड्यूसर। इसका मतलब क्या है? दिस इज ऑल्सो अ बायोएनर्जेटिक्स बिकॉज देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स। सही है। इसी चीज़ को बच्चों अगर मैं प्लांट्स पर फॉलो करवाऊँ तो प्लांट्स पर फॉलो करवाते वक्त मैं ये बताता हूँ कि भाई जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने के बाद एक बड़े इंपॉर्टेंट चीज़, बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो क्या होता है, जैसे ही सनलाइट पड़ी तो सनलाइट पड़ने के बाद जो होती है लाइट, वो लाइट कन्वर्ट होना शुरू होती है केमिकल एनर्जी के अंदर। तो आपने लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करा दिया केमिकल एनर्जी के अंदर, और वो किस तरीके से कन्वर्ट होती है उन सबको हम यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली बच्चों जो बात समझाने वाली थी वो यही थी, हमने आपको ये बात बता दी कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सिंपली जो है बायोएनर्जेटिक्स कहलाता है। तो ओवरऑल एक जनरलाइज टर्म की बात की जाए, अभी मैं ये डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं रहा कि इसके अंदर हम प्लांट्स की बात पढ़ेंगे, इसके अंदर हम एनिमल्स की बात पढ़ेंगे, इसके अंदर एक जनरलाइज टर्म डिस्कस कर रहे हैं। What is bioenergetics? This conversion of one form of energy to another form of energy. Basically ये थर्मोडायनेमिक के लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली ये चैप्टर है ही थर्मोडायनेमिक्स के एस्पेक्ट के ऊपर। अच्छा, अब ये तो हमने बात कर ली कि हम क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स में कहा जाता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, हाउएवर इज कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमारे पास थर्मोडायनेमिक का पूरा एक्सपेक्ट होता है। अच्छा बच्चों, ये हमने बात की सिंपल बायोएनर्जेटिक्स की। बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम ये बात कहते हैं कि एनर्जी करेंसी की। हम ये बात डिस्कस करते आते थे, द सेल हम जब पढ़ते थे तो उसके अंदर हमने ये बात डिस्कस की थी कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया जाता था कि वहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस होती थी, है ना। जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बच्चों एटीपी प्रोड्यूस हो रही है तो इस एटीपी प्रोडक्शन के हवाले से हम क्या बात कहते हैं, ज़रा गौर सुनिएगा। मैंने कहा एटीपी प्रोड्यूस हो रही है, ये एटीपी प्रोड्यूस होते चले जाती है। इस एटीपी के प्रोडक्शन के नतीजे में, गौर से सुनिएगा बात बच्चों, जैसे ही एटीपी प्रोड्यूस होती है तो इस एटीपी के प्रोडक्शन के नतीजे में होता क्या है कि एटीपी जो है आपका ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी करेंसी के तौर पे काम करता है ना एटीपी। अब जब ये एटीपी एनर्जी करेंसी के तौर पे काम कर रहा है, दिस इज व्हाट द एनर्जी करेंसी इज, है ना, ये हमने बात कर ली। जैसे बच्चों मैंने बताया कि एटीपी इज डिफाइंड एज एन एनर्जी करेंसी, ठीक है ना। अब बच्चों जब ये हमारे पास एनर्जी करेंसी होती है तो इस एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ये एटीपी बना रहा है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है और उसके बाद फिर हमारे पास एनर्जी बन रही है। बेसिकली बात क्या है, यहाँ कहा जाता है कि वही बात आ गई कि एटीपी एनर्जी करेंसी किस तरह से होती है, एटीपी को किस तरह से एनर्जी करेंसी बताया जाता है। बेसिकली बच्चों एक बात याद रखिएगा, एक चीज़ होती है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आपको एक जनरली रेस्पिरेशन का असल मतलब बताऊं तो कहा जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ये ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन कह सकते हैं, जिसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। फूड ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ब्रेक डाउन होता है, वो भी रेस्पिरेशन है, बट दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। बात यह है कि अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूंगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हुए बताया गया कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, मिसाल है अगर 1 मोल ऑफ ग्लूकोज मेरे पास मौजूद है तो वो जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बच्चों ब्रेक डाउन होता है तो इस ब्रेक डाउन होने के अंदर जो एनर्जी बनती है वो बनती है 2827 किलो जूल एनर्जी बन रही है, यानी 2827 किलो जूल एनर्जी बनती है। अब ये बात बताई जाती है कि उसके अंदर जो 1100 से लेके 1100 किलो जूल जो एनर्जी होती है बेसिकली बच्चों वो कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर। सर जो बाकी एनर्जी रह गई वो कहाँ चले जाती है बच्चों, वो एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस्ट हो जाती है, एनवायरनमेंट के अंदर लॉस्ट हो जाती है, या वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है। दैट इज द लॉ ऑफ व्हाट द थर्मोडायनेमिक्स है। सही, तो ये वाली बात हमारी बात समझ में आई कि भाई ग्लूकोज जो है बेसिकली जब 1 मोल ऑफ ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो 2827 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है, और जो 1100 एनर्जी है वो किलो जूल एनर्जी है वो बेसिकली एटीपी बनाती है। तो बाकी रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंजर्व
वो बेसिकली कहाँ जाती है, वो या तो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है या वो थर्मोडाइनमिकल एस्पेक्ट्स में आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों ये तो हमने बात कर ली किसकी, ये हमने बात कर ली रोल ऑफ एटीपी एज एन एनर्जी करेंसी की। अच्छा बात याद रखिएगा बच्चों, एक फिनोमिना होता है जिसमें आप एटीपी को ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप इसको एनर्जी करेंसी क्यों कह रहे हैं, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी कह रहे हैं कि भाई जब एटीपी अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है, सही है ना, जब ये ब्रेक डाउन होता है इसके अंदर से एक फॉस्फेट निकलता है तो कितने अमाउंट में एनर्जी निकलती है, बेसिकली एटीपी की टूटने की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो यहाँ क्या बताया गया, यहाँ ये बताया गया कि जब भी एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बच्चों, जब भी कभी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ब्रेक डाउन होता है तो जो एनर्जी निकलती है बच्चों, वो एनर्जी निकल रही होती है 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी, सही है, किलो कैलोरी पर मोल यानी 1 मोल के ऊपर, ठीक है। ये हमने किसकी बात कर ली बच्चों, ये हमने बात की है ओवरऑल इस एटीपी की। और ये जो ब्रेक डाउन हो रहा होता है वो प्रोसेस किसके यानी किसकी, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा होता है, उस एंजाइम का नाम है एटीपीएस, सही है ना। एटीपीएस खुद बता रहे हैं एटीपी को ब्रेक डाउन करने वाला, एस कहते हैं एंजाइम के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है। अच्छा ये तो चलो बच्चों हमने बात की कि रोल ऑफ एटीपी हमने एज एन एनर्जी करेंसी समझ में आया। उसके बाद बच्चों जो बात हमारे पास नेक्स्ट होती है वो ये होती है कि इस एटीपी की प्रोडक्शन, कहीं एक एनर्जी, कुछ रिएक्शंस इस तरह से होते हैं जिनके अंदर एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है और फिर कोई चीज़ बनती है। जैसे मिसाल है कि बच्चों आप एक जनरल बात कहते हैं, वो जनरल बात क्या है, वो ये है कि भाई हम कहते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो होता है 2 बेसिस पे होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, सही है ना। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म का मतलब ये होता है एक चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, एनाबॉलिज्म एक चीज़ फॉर्म हो रही है, एक में एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, एक में एनर्जी लिबरेट आउट हो रही है। तो कहने का मतलब ये होता है बच्चों कि इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई चीज़ बन रही होती है, कोई चीज़ टूट रही होती है, उस बेसिस पर रिएक्शन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक होता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एक होता है एंटरगोनिक रिएक्शन, ठीक है ना। 2 तरह के रिएक्शंस हमने बता दिए, वन इज कॉल्ड द एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड द एंटरगोनिक रिएक्शन। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन एंड व्हाट इज एंटरगोनिक रिएक्शन, तो आपके सामने एंटरगोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन के बारे में लिखा गया। बच्चों देखिएगा एक्सर्गोनिक रिएक्शन के बारे में क्या कहा जाता है, ज़रा सुनिए। एक्सर्गोनिक रिएक्शन के हवाले से कहा जाता है कि रिएक्शन दैट अकर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्सर्गोनिक रिएक्शन, यानी वो रिएक्शन जिसकी वजह से एनर्जी जो है वो लिबरेट आउट हो, इस रिएक्शन को नाम दिया जाता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। एक्सर्गोनिक रिएक्शन के एग्जाम्पल में हमारे पास आती है बच्चों एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, इसके अंदर एटीपी प्रोडक्शन होती है और एटीपी प्रोडक्शन ऐसे हो रही होती है कि वो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें तकरीबन 2 एटीपी प्रोडक्शन हो रही है, 3 एटीपी प्रोडक्शन, बेसिकली 2 एटीपी प्रोडक्शन होती है और वो बहुत मिनिमम टाइम के अंदर प्रोडक्शन होती है, लाइक 30 सेकेंड से 50 सेकेंड्स के दरमियान, या कुछ किताबें कहती हैं 30 सेकेंड से 2 मिनट्स के दरमियान जो है वो ये एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी प्रोडक्शन होती है। और जितनी ज़्यादा एटीपी प्रोडक्शन होती है वो ये कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी यही होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट, उसकी वजह से जो एनर्जी बन रही होती है, जो एटीपी बन रही होती है, कहा जाता है कि एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में 100 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। पूछा जाए कि दोनों में से किससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस लिबरेट आउट होती है, तो आप कहेंगे एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में। कितनी होती है, तकरीबन 100 टाइम एज कम्पेयर टू द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली बच्चों दिस इज व्हाट वी कॉल द एक्सर्गोनिक प्रोसेस। दोबारा बता रहा हूँ, एक्सर्गोनिक प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर एनर्जी लिबरेट आउट हो रही है, जिसमें एनर्जी निकल रही है, सही है ना, जिसके अंदर बच्चों एनर्जी निकल रही होती है, दैट इज कॉल्ड द एक्सर्गोनिक प्रोसेस। इसमें हमारे पास बात किसकी आ जाती है बच्चों, एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की। और हम यहाँ पे किसकी बात कर देते हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की। तो बेसिकली बच्चों ये हमने किसकी बात की, दिस इज कॉल्ड द एक्सर्गोनिक प्रोसेस। उसके बाद बच्चों बात आती है एंटरगोनिक प्रोसेस की। तो व्हाट डू मीन बाय एंटरगोनिक प्रोसेस, एंटरगोनिक प्रोसेस का मतलब ये होता है बच्चों जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होती है, यानी एनर्जी की एब्जॉर्प्शन के बाद फिर जाके हमारे पास ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो है बच्चों वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एंटरगोनिक प्रोसेस। अच्छा ये तो चलें आपने बता दिया कि एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस हो गया, एक एंटरगोनिक प्रोसेस हो गया। बच्चों आई एम रियली सॉरी, मेरे मार्कर जो है ओवरफ्लो हो गए हैं, यस, जिसकी वजह से इंक इसके अंदर से बहुत लिबरेट हो रही है, ठीक है। अच्छा खैर, I'll make it quite easily, ओके।
तो बेसिक बच्चों हमने एंटरगोनिक एंड एक्सोर्गोनिक प्रोसेस की तो यहाँ पे बात कर ली। उसके बाद बच्चों बताया जाता है कि यहाँ कहा गया कि जैसे कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो गया, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स हो गए, तो ये जो रिएक्शंस हमारे पास मौजूद होते हैं ना बच्चों, दैट आर कॉल्ड द एक्सोर्गोनिक प्रोसेस। इस तरीके से आप बात कर लें कि एक और की सिंथेसिस ले लें कि भाई हम ये कह देते हैं कि सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, सही है, सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना बच्चों, ये यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है। जब सिंथेसिस हो रही होती है तो एब्जॉर्प्शन होती है एनर्जी की। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन हमारे पास समझाया जाता है बच्चों, ये बेसिकली हमारे पास कहा जाता है कि दैट इज़ कॉल्ड द एंटरगोनिक प्रोसेस। तो हमने यहाँ पे दो हिस्सों की बात कर दी, वन इज़ कॉल्ड द एक्सोर्गोनिक प्रोसेस एंड अदर इज़ कॉल्ड द एंटरगोनिक प्रोसेस। यहाँ तक क्लियर है बात। अब जो बात समझाने वाली है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम शिफ्ट हो रहे हैं टोटल प्लांट्स की तरफ। जब बच्चों हम प्लांट्स की तरफ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ बताया गया कि कुछ हमारे पास प्रोसेस होते हैं दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जब भी कभी फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ बताया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होती है, बन जाता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और एनर्जी लिबरेट आउट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने यहाँ पे बात की कि भाई ये सारा मैकेनिज्म चल रहा होता है। क्या क्या बोला गया? बोला ये गया कि भाई आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करने के नतीजे में बच्चों क्या बन जाता है? रिएक्ट करने के नतीजे में हमारे पास बन जाता है क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन लिबरेट आउट हो जाती है। ठीक है, ये बनता है, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। और ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ये क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में चल रहा होता है। यहाँ तक क्लियर है बात। सवाल आता है क्लोरोफिल आई कहाँ से, क्लोरोफिल है कहाँ पर मौजूद? इन सारी चीज़ों को हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो मेरे साथ यहाँ पे आप लोग ज़रा देखिएगा कि मैं क्या समझाने लगा आप लोगों को कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, अब ज़रा इधर देखिए, इसको मैं ज़रा मिटा दूँ पहले। अच्छा, तो बच्चों अब जो चीज़ हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, उसको ज़रा देखिएगा। जैसे ही मैंने ये बताया कि फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना होता है। फोटोसिंथेसिस के फिनोमेना में क्या होता है बच्चों? सिंपल, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है और जो है वो ऑक्सीजन बन रहा है और वाटर भी रिलीज आउट होता है, लेकिन मैंने एनर्जी लिबरेट आउट करवा दी। खैर, इट्स ओके। अब यहाँ पे ज़रा गौर से बात सुनिएगा बच्चों, जो मैं बात आप लोगों को समझाने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे बताया कि रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। देखिए बच्चों, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा जाता है, अगर मैं यहाँ बताऊँ कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के डेफिनेशन में सिंपल ये बताया जाता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों एक किस तरह की डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह की, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, होती है 3 डायमेंशनल है, लेकिन मैं 2 डायमेंशनल बता रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं बोर्ड इस तरह का है, कोशिश करूँगा कि आपको पिक्चर दिखा दूँ 3 डायमेंशनल। ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि बच्चों ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, मैंने कह दिया कि ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन हो गई, ये क्लियर हो गई बात। जैसे ही बच्चों मैंने कह दिया कि दिस इज़ द डबल मेम्ब्रेन, तो इस डबल मेम्ब्रेन के बाद अब ज़रा गौर सुनिएगा। मैंने कहा इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद होता है दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रोमा। सही है, इसके अंदर कहा जाता है जो भी फ्लूइड मौजूद है दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड द स्ट्रोमा। याद रखिएगा, इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है दैट फ्लूइड इज़ कॉल्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा बेसिकली अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स वाला फ्लूइड होता है जो बेसिकली ये भी कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ जो है वो एंजाइम्स भी मौजूद होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है कि इसके अंदर जो फ्लूइड मौजूद है उस फ्लूइड को नाम क्या दिया जाता है बच्चों? उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा का। ठीक है, इस स्ट्रोमा के अंदर याद रखिएगा एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और इस एंजाइम्स का काम क्या होता है? इस एंजाइम्स का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। CHO लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है बच्चों, ये किसका काम है? बेसिकली हमारे पास
काम आ जाता है इसका, स्ट्रोमा का। और बेसिकली याद रखिएगा कि आप लोगों को आगे चल के मैं एक चीज़ लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पढ़ाऊंगा। तो बेसिकली स्ट्रोमा के अंदर इसको ये भी कहा जाता है बच्चों क्या, कि साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। सही है बच्चों? तो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन भी हमारे पास यही कहलाता है। ठीक, ये तो चलें, बात हो गया स्ट्रोमा की। कहते हैं फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थाइलाकॉइड। अब इधर देखिए, यहां पर इस तरह का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड द थाइलाकॉइड। ये बहुत सारे थाइलाकॉइड है, ठीक है। एक पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द थाइलाकॉइड। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये इसका, दैट इज कॉल्ड थाइलाकॉइड। क्लियर? इस थाइलाकॉइड के बारे में क्या कहता है, कंटेन इनर फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड ल्यूमेन। अगर मैं इस थाइलाकॉइड को खोलूं, यानी इस थाइलाकॉइड को बीच से कट कर दूं, यानी दिस इज द थाइलाकॉइड, इमेजिन, एंड आई कट दिस थाइलाकॉइड इनटू अ सेक्शन, तो ये थाइलाकॉइड मुझे इस तरह से मिलेगा। देखिए, ऐसे ही मिलेगा मुझे आधा पोर्शन इसका। तो जब बच्चों ये आधा पोर्शन इसका इस तरीके से मिलेगा मुझे, ठीक है ना, तो ये हिस्सा जो अंदर वाला हिस्सा, ये दिस इनर पोर्शन इज कॉल्ड ल्यूमेन। मैं एक दफ़ा दोबारा समझा रहा हूँ, और सुनिएगा। मैंने कहा ये होल एक क्लोरोप्लास्ट है। इस क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन, इस क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फ्लूइड नोन एज स्ट्रोमा। अच्छा, स्ट्रोमा के अंदर इस तरह के कुछ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, 1 2 3 4 5, मैंने अपनी मर्जी से बनाया अभी। तो ये जो पहला वाला है, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, दूसरा वाला थाइलाकॉइड, 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 थाइलाकॉइड। ऐसा नहीं कह रहा कि सारे एक मिलकर थाइलाकॉइड है, नो, इंडिविजुअल इज अ थाइलाकॉइड। इस थाइलाकॉइड को कट करो बीच से, तो अंदर जो पोर्शन निकलता है दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन, यानी ऐसे कट करोगे तो यूम निकलेगा ना बाहर, दिस कॉल्ड द ल्यूमेन। फिर कहा जाता है कि कॉलम ऑफ थाइलाकॉइड इज कॉल्ड ग्राना। बच्चों ये देखिएगा, ये जो पूरा पोर्शन आता है, ये जो पूरा कॉलम आता है, ये पूरा कॉलम, इसे कहते हैं ग्रैना, या कहीं कहीं किताबों ग्रैनम भी दिया हुआ, सिंगुलर दिस ग्रैनम एंड मल्टीपल इज ग्रैना। ठीक है। अच्छा, मज़े की बात क्या है बच्चों? मज़े की बात यह है कि यहाँ पर कहा जाता है क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है ना, तो जो क्लोरोफिल वगैरह के जितने पिगमेंट्स हैं, यानी ये हमारे पास इस थाइलाकॉइड के अंदर क्या मौजूद है, इस थाइलाकॉइड के अंदर मौजूद है क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स। और एक बात और बताता चलूँ बच्चों आपको, ये तो हमने कहा कि क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स इसमें मौजूद है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आर प्रेजेंट इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो अगर आप थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन को, अगर मैं ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, इसको इतने से हिस्से को दोबारा बता देता हूँ, जैसा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, अगर मैं सिर्फ इतने से हिस्से को निकाल के बाहर देखूँ, तो ये देखें, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ मेम्ब्रेन। इसके अंदर बच्चों इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद है। समझ आई बात? इस तरीके से क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स मौजूद होते हैं। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहे होते हैं। ठीक है, बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन जो हो रही होती है वो इसी तरीके से हो रही होती है, तो यहाँ पर एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली समझाने वाली बात क्या है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, एक चीज़ होती है बच्चों कि अभी हमने बात की पिगमेंट्स की। व्हाट आर पिगमेंट्स? पिगमेंट्स के बारे में कहा जाता है कि सब्सटेंसेस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ठीक है ना, जो विजिबल लाइट को एक्सेप्ट करें, दे आर कॉल्ड पिगमेंट्स। इन पिगमेंट्स के अंदर बच्चों हमारे पास हो जाता है कौन, हमारे पास मौजूद होता है क्लोरोफिल। ठीक है, हमारे पास मौजूद होता है बच्चों कैरोटेनॉइड, हमारे पास मौजूद होता है ज़ेंथोफिल, हमारे पास मौजूद होता है बच्चों फाइकोबाइलिन,
ये पिगमेंट्स बेसिकली मौजूद होते हैं हमारे पास, सही है ना। तो कहा जाता है क्या पिगमेंट्स की डेफिनेशन क्या बताई गई कि सब्सटेंसेस इन प्लांट दैट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट इज कॉल्ड पिगमेंट। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर ली बच्चों पिगमेंट्स की। इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज फोटो सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली एक बात याद रखना, जो बेसिक फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो सारे ग्रुप्स पिगमेंट्स के मौजूद होते हैं, उन पूरे सिस्टम को नाम किसका दिया जाता है बच्चों? फोटो सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ ज़रा गौर से बात सुनिएगा, यहाँ मैं ज़रा डिटेल्ड आपको फोटो सिस्टम की बताता चलूँ कि व्हाट आर द डिटेल ऑफ फोटो सिस्टम, ज़रा उसे देखते हैं। देखिए बच्चों, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि मैंने आपको पहले बिल्कुल बेसिक बातें बता दी। बहुत सारे बच्चों को बेसिक बातों का ही नहीं पता होता कि बेसिक थाइलाकॉइड क्या है, ग्रेना क्या है, स्टोमा क्या है। अच्छा, कहीं कहीं जगहों पे ना एक वर्ड आता है दैट इज़ कॉल्ड, ये वाला वर्ड आपने कहीं सुना होगा, स्ट्रोमा लैमेला या लैमेली, जो भी बोल रहे हैं। पता ही क्या होता है? देखिए ये एक ग्रेना है, ठीक है, ये दूसरा ग्रेना है, सही, दो ग्रेन है यहाँ पर, और ये बीच वाला स्ट्रोमा मौजूद होगा ना फ्लूइड, यहाँ पर बीच में देखिएगा यार। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मेरा जो मार्कर है वो शायद उन्होंने बहुत ही ओवरफिल कर दिया है, इसकी वजह से मैं जब भी ढकना खोलता हूँ ये मार्कर उछल के इंक सारी मुझ पर ही आ जाती है। सो मच वरिड। अच्छा खैर, यहाँ पे होता क्या, ये देखिए बीच में कनेक्शन होता है, देखिएगा, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। समझ आई? ये जो बीच का कनेक्शन है बच्चों, इसको आप क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमेला। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? बेसिकली एक चीज़ सुनिएगा कि अगर हम बात करते हैं किसकी, एक चीज़ हमारे पास होती है दैट इज कॉल्ड द फोटो सिस्टम। अब अगर आपसे पूछा जाए बच्चों व्हाट इज़ फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि लाइट कैप्चरिंग और बेसिकली वो एरिया जो कि यूँ समझ लीजिए कि वो एरिया जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हो, ठीक, उसको हम किसका नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं फोटो सिस्टम। जहाँ पे क्या हो रहा है कि बेसिकली आपने यूँ कह दिया कि सिस्टम वेयर कैप्चरिंग ऑफ लाइट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर, उस जगह को नाम दिया जाता है बच्चों फोटो सिस्टम का। सही है ना? इसको नाम दिया जाता है किसका? इसको नाम दिया जाता है बच्चों फोटो सिस्टम का। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए, जब हमने फोटो सिस्टम की बात की, तो इस फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। अगर हम पार्ट की बात करें फोटो सिस्टम की, तो फोटो सिस्टम के बच्चों पार्ट्स होते हैं। अच्छा, जब भी कभी हम फोटो सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं तो दो पार्ट आ गए। पहला पार्ट क्या आया? लाइट गैदरिंग पार्ट, जो लाइट को गैदर्ड कर रहे होते हैं, सही है। और दूसरा पार्ट जो होता है बच्चों दैट इज कॉल्ड द एंटीना कॉम्प्लेक्स। सही, ये दो पार्ट आ गए आपके पास। एक आ गया लाइट गैदरिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट जो आया बच्चों वो क्या आया? वो आया एंटीना कॉम्प्लेक्स। अच्छा बच्चों, आप ज़रा यहाँ पे गौर से बात सुनिएगा। जब लाइट गैदरिंग पार्ट और एंटीना कॉम्प्लेक्स की आपने बात की है, तो यहाँ बात करते वक्त बताया क्या जाता है कि जब भी कभी एक जनरल बात आपको कहूँ कि एक सीक्वेंस में अगर आपको बताता चलूँ, आपने कहा कि कुछ ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सुनिए गौर से, मैंने कहा ये एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर दीज आर द पिगमेंट्स मॉलिक्यूल, ठीक है। पिगमेंट मॉलिक्यूल में आपको पता है कि क्लोरोफिल मौजूद होता है,
क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है। बच्चों क्लोरोफिल ए और बी में ज़्यादा फर्क होता नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है। तो इस ए और बी को क्यों यहाँ पे रखा गया है और डिफरेंट एक ही क्यों नहीं रखे गए पिगमेंट्स, इतने डिफरेंट पिगमेंट्स क्यों रखे गए, उसकी बहुत बड़ी वजह है। ये डिफरेंट पिगमेंट्स रखने की एक वजह बच्चे ये है कि डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाए, क्योंकि अगर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स एब्जॉर्ब होंगी तो हमारे लिए आसानी होगी। अब लाइट जो है, अगर मिसाल है क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन कलर जो होता है वो एक्सेप्ट प्रेजेंट कर रहा होता है, और जो क्लोरोफिल बी होता है वो येलोइश ग्रीन। तो बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है बच्चों, यहाँ पे ज़रा समझ लीजिएगा। वो ये तो हमने चले बात कर ली किसकी, ये हमारे पास बात आ गई क्लोरोफिल की ना। हमने जनरली इस क्लोरोफिल के बारे में बता दिया कि इस तरीके से ये हमारे पास एक क्या मौजूद है बच्चों, ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में क्या बताया जाता है कि जब भी कभी सनलाइट पड़ती है, अब मिसाल है मैंने कह दिया कि यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, दिस इज सनलाइट। अच्छा बच्चों, जैसी सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने की वजह से यहाँ पर हमारे पास कौन आ जाता है, ये आके फोटॉन्स आ रहे हैं। फोटॉन्स जो हैं वो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट तक ले जाते हैं। तो अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू करता है, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, फिर यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, सही है ना। ये जंप करना शुरू करता है। देखिए आप लोग को नज़र आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करना शुरू कर रहे हैं, एक तरह से दूसरी तरफ जंप करते चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये सब के सब जो है बेसिकली यूँ समझ लीजिए कि जब एक जगह से दूसरी जगह चल रहा होता है तो ये सारे के सारे जमा हो जाते हैं कहाँ जाके, ये जाके जमा हो जाते हैं बच्चों रिएक्शन सेंटर के पास, रिएक्शन सेंटर, ठीक है। ये रिएक्शन सेंटर के पास जाके जमा हो जाता है सारे के साथ, ठीक है। सब के सब जाके कहाँ जमा हो रहता है बच्चों, रिएक्शन सेंटर के पास, जहाँ पर कंटिन्यूसली रिएक्शन हो रहा होता है, और वो बेसिकली हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। अब जो बच्चों बात समझाने वाली है वो क्या होती है कि इन्हीं के साथ साथ कुछ और पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बता चलूँ कि कुछ और पिगमेंट्स के मॉलिक्यूल किस तरीके से होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि भाई जैसे कि कैरोटेनॉइड ज़्यादातर मौजूद होता है। ये कैरोटेनॉइड क्या होता है, ये डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, उन पिगमेंट्स को भी एब्जॉर्ब करता है जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। तो जिनको क्लोरोफिल छोड़ देता है तो उनको एब्जॉर्ब कौन कर रहा होता है, कैरोटेनॉइड। या हाइयर वेवलेंथ के भी पिगमेंट्स को ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है, कैरोटेनॉइड्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद रिएक्शन सेंटर को दे रहा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्लोरोफिल ए अगर बहुत ज़्यादा, यानी क्लोरोफिल के अंदर बहुत ज़्यादा पिगमेंट्स, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेवलप होना शुरू हो जाएँ तो इसके टेम्परेचर डिफरेंस भी आना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कैरोटेनॉइड है ये एज अ सपोर्टिंग पिगमेंट के तौर पर भी काम कर रहा होता है क्लोरोफिल के साथ, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली मैंने अभी आपको एक रफ सा एस्टीमेट और रफ सा आइडिया दिया किस हवाले से बच्चों, फोटो सिस्टम के हवाले से। यहाँ तक क्लियर है बात बच्चों। तो ये अभी हमने फोटो सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह इसी के आगे हम दूसरे सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे और दूसरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि व्हाट अबाउट द एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट गैदरिंग पाथवेज, क्या पार्ट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच।